हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और आज हम देखेंगे डंडन एंड ड्रैगन सीजन 2 के एपिसोड नंबर 7 को। इसके पिछले एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए जानते हैं कि आगे की कहानी को बिना किसी देरी के। तो अब तक हमने देखा था कि मीको और मोको ओकारुन को एक मेड कैफे में लेकर जाती है, जहाँ पर मोमो वेट्रेस का काम कर रही थी, जिसे देख ओकारुन शर्माने लगता है और मोमो को भी बहुत शर्मा रही थी। मीको और मोको मोमो को ऑर्डर देती है और उसे बहुत परेशान करती है। वो उसके साथ ग्रुप फोटो भी खिंचवाती है, जिसमें ओकारुन और मोमो को पास में खड़ा किया जाता है। बाद में मोमो अपनी फ्रेंड्स को डांट लगाती है। उन्होंने कहा था कि ये जॉब एक रेस्टोरेंट की है, पर ये तो मेड कैफे है, और अब वो लोग उसका मजाक उड़ाने भी यहाँ आ गए हैं। वो उन्हें घर जाने को कहती है और वो ओकारुन को पकड़ के घर जाने लगती है। ओकारुन कहता है कि वो यहीं रुकना चाहता है और वो उसे छोड़ जाती है। ओकारुन मोमो से माफ़ी मांगता है यहाँ आ टपकने के लिए और मोमो से पूछता है कि उसकी शिफ्ट कब ख़त्म होगी। तो मोमो कहती है कि रात को 10 बजे, जिसमें ओकारुन कहता है कि ठीक है, मैं यहीं रुकूंगा और तुम्हें घर छोड़ने आऊँगा। मोमो कहती है कि उसकी ज़रूरत नहीं है, मैं काफ़ी स्ट्रांग हूँ और तुम्हें ठंड लग जाएगी। ओकारुन कहता है कि ठीक है और यहाँ से जाने लगता है। मोमो अब अपने काम पर लौट जाती है और ऐसा लग रहा था जैसे दिन ख़त्म ही नहीं हो रहा हो। काम ख़त्म करके मोमो जब बाहर निकलती है तो देखती है कि ओकारुन बाहर ही था। वो वापस आ गया था और कहता है कि वो उसे अकेले तो घर जाने नहीं दे सकता है। वो मोमो की तरफ हाथ बढ़ाता है लेकिन फिर वापस खींच लेता है। मोमो खुद उसके हाथ पकड़ के उसके साथ चलने लगती है और कहती है इससे उन्हें ठंड नहीं लगेगी। इधर जीजी अपनी कमर सीधे रखने वाली ट्रेनिंग कर रहा था और मांजीरो उसे पूरी ताकत लगाकर हिला भी नहीं पा रहा था। सीको अब जीजी को ध्यान लगाने को बोलती है और उसके ऊपर सोया सॉस की बूंद गिरा देती है। ऐसा होती ही एवी लाई बाहर आने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जीजी किसी तरह उसे दबाए रखता है और बाहर नहीं आने देता है। यानी जीजी अब एवी लाई को कंट्रोल में रख सकता है। सीको कहती है कि फिर भी उसे ज़्यादा ठंडी चीज़ों से बच के रहना पड़ेगा, पर वो अब रेगुलर पानी इस्तेमाल कर सकता है। तभी मोमो और ओकारुन यहाँ आ जाते हैं। सीको मोमो से पूछती है कि वो इतने लेट क्यों आई, जिसमें मोमो बताती है कि वो पार्ट टाइम जॉब करने गई थी। अब आयरा और जीजी भी एक साथ उसकी तरफ दौड़ते हैं, जिसे वो टकरा जाते हैं और आयरा की कोल्ड कॉफ़ी जीजी के मुंह पर गिर जाती है। बाकी लोग तुरंत उस पर गर्म पानी डालने को तैयार थे, लेकिन एविले अपने आसपास कर्श हाउस का बैरियर बना लेता है और मोमो को उसके अंदर खींच लेता है। सीको तालिस्मान से बैरियर को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ नहीं होता। एविले अब मोमो को मारने जाता है, तो मोमो अपनी साइकिल पावर यूज़ करके उसे दूर ढकेल देती है। एविले अब कर्श हाउस को भी छोटा कर लेता है और मोमो के पास आकर उसका गला दबाने लगता है। बाकी लोग बैरियर की वजह से कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। अब मोमो ने घर में आते ही गर्म पानी पिया था, जिसे वो एविलाई के मुंह पर उगल देती है, जिससे एविलाई वापस जीजी बन जाता है। जीजी मोमो से माफ़ी मांगने लगता है, लेकिन ओकारुन उसे धक्का देकर मोमो से दूर हटा देता है और उससे पूछता है कि वो ठीक तो है। सीको जीजी पर टावर डालती है और कहती है जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं थी। पर जीजी नोटिस करता है कि बैरियर को तोड़ने के चक्कर में सीको का हाथ जल गया था, और ये भी कि ओकारुन और मोमो एक दूसरे के काफ़ी क्लोज आ गए हैं। रात को आयरा मोमो से माफ़ी मांगती है क्योंकि उसकी कोल्ड कॉफ़ी की वजह से एविलाई बाहर आ गया था। मोमो से समझाते हैं कि इस बारे में ज़्यादा मत सोचो और बुरा फील मत करो। वही दूसरे कमरे में जीजी और ओकारुन सो रहे थे और दोनों में बात बंद थी। अगले दिन हम मिस्टर मैंटिस को देखते हैं, जो अब काउ फार्म में काम करता है। उसे ओकारुन मिलने आता है और देखता है कि मैंटिस ने यहाँ रहने के लिए इंसानों जैसा रूप लिया हुआ है। ओकारुन ये सुन चौंक जाता है और पूछने लगता है कि ऐसे और कितने एलियंस यहाँ इंसान बन के रहते हैं। मैंटिस पूछता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो ओकारुन बोलता है कि मुझे अपना स्टूडेंट बना लो और मुझे अपनी तरह दमदार पंच मारना सिखाओ। मैंटिस उसे मना करता है क्योंकि वायलेंस बुरी चीज़ होती है, और वो ओकारुन से कुछ बोरियां अंदर ले जाने के लिए उसकी मदद करने को कहता है। ओकारुन उसकी हेल्प करता है, लेकिन मैंटिस फिर भी उसे अपना शिष्य नहीं बनाता है, और रात को ओकारुन थका वो वापस घर आ जाता है, लेकिन वो कल फिर मैंटिस के पास जाएगा। सीको ओकारुन से पूछती क्यों इतना लेट कैसे हो गया, उसने भी पार्ट टाइम जॉब करना शुरू कर दिया क्या, और वो उसे डिनर करने को कहती है। वहीं जीजी ओकारुन से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। बाद में मांजिरो सीको से कहता है कि उन्हें ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहिए, वो एविलाई को काबू नहीं कर सकते। हमें हायाशी को वापस बुलाकर एविलाई को ख़त्म कर देना चाहिए। अगर सीको ये रिचुअल नहीं कर सकती तो मांजिरो खुद ही कर लेगा। सीको मांजिरो से कहती है कि बच्चों की सारी परेशानी का बोझ हम बड़ों को ही झेलना पड़ता है, ताकि हम उन्हें कह सकें कि वो कुछ भी कर सकते हैं। मांजिरो कहता है कि लेकिन हम बड़ों की ये जिम्मेदारी भी है कि बच्चों को दुनिया की असलियत दिखाएं, कि हमेशा सब कुछ हमारे मन का नहीं होता। इतना कहकर मांजिरो चला जाता है। दूसरी तरफ हम ओकारुन को देखते हैं, जो पंच मारने की प्रैक्टिस कर रहा था। तभी यहाँ टर्बोग्रानी आ जाती है और पूछती कि वो डांस प्रैक्टिस कर रहा है क्या। ओकारुन कहता है कि वो पंच मारने की प्रैक्टिस कर रहा था ताकि स्ट्रांग बन सके और एविलाई को हरा सके। टर्बोग्रानी पूछती कि तुम पंच मारने चाहते हो कि स्ट्रांग बनना चाहते हो।
क्योंकि एविल आई तुमसे कई ज़्यादा पावरफुल है और काफ़ी तेज़ भी है। और तुम भूल गए क्या कि तुम्हारे अंदर मेरी पावर्स है। वो फिर से पूछती है कि तुम पंच मारना चाहते हो या स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो। इस बार ओकारुन कहता है कि वो स्ट्रॉन्ग बनना चाहता है। टर्बो ग्रैनी अब ओकारुन को अपने साथ ले जाने लगती है क्योंकि वो उसकी पावर्स को ठीक से यूज़ नहीं कर पा रहा था और उसमें टर्बो ग्रैनी उसकी हेल्प करेगी। ये देख आयरा भी उसके पीछे जाने लगती है। टर्बो ग्रैनी ओकारुन को उसके स्कूल लेकर जाती है और उसके अंदर चलने को बोलती है, लेकिन तभी आयरा यहाँ आकर ओकारुन से पूछती है कि वो इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हैं। टर्बो उसकी इंसल्ट करके उसे वापस जाने को बोलती है तो आयरा अपने एक्रोबैटिक सिल्की वाले रूप में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और टर्बो को गालियाँ देने लगती है। ओकारुन दोनों को शांत करवाता है और आयरा को सारी बात बताता है, जो सुन आयरा भी इनके साथ चलने लगती है ताकि वो भी स्ट्रॉन्ग हो सके। आयरा ओकारुन से ये भी कहती है कि वो सब गालियाँ तो सिल्की ने दी थी, मैंने नहीं, मैं तो अच्छी बच्ची हूँ। खैर टर्बो इन्हें म्यूज़िक रूम लेकर जाता है जहाँ कई सारे म्यूजिशियंस के फ़ोटो लगे हुए हैं। आयरा डरने का नाटक करती है ताकि ओकारुन के करीब आ सके, लेकिन अचानक से वो किसी चीज़ से डर के ओकारुन को मुक्का मार देती है। ये पियानो की आवाज़ थी जो टर्बो ने बजाई थी। आयरा फिर से उसे गालियाँ देने लगती है, सड़ी हुई बिल्ली, मरना है क्या तुझे? टर्बो ओकारुन से कहती है कि पियानो के साउंड के साथ जंप करो। ओकारुन ऐसा ही करने लगता है। टर्बो कहती है कि उसकी कॉम्बैक्ट रिदम है और फिर वो एवी लाइफ की रिदम बजाती है जो कि तेज़ है। यानी जितने टाइम में ओकारुन एक जंप पूरी करता है उतने में एवी लाइट 4 एक्शन ले चुका होता है। अब ओकारुन कहता है कि मतलब एवी लाइट टर्बो ग्रैनी से भी तेज़ है। टर्बो चिल्लाती है कि ऐसा नहीं है, मैं सबसे तेज़ हूँ, वो तो बस टेक्निक की बात कर रही थी। ओकारुन एक बीट में ही 2 एक्शन करता है, एवी लाइट एक बीट में 4 एक्शन कर सकता है, बल्कि आयरा भी एक बीट में 4 एक्शन कर सकती है और एवी लाइट तो अपने कर्श हाउस में एक बीट में 10 एक्शन कर सकता है। तभी पियानो अपने आप बजने लगता है और ये देखते ही टर्बो ग्रैनी के पीछे एक बड़ा सर वाला म्यूजिशियन आ गया था और ये बहुत बुरा साउंड बजाने लगता है। टर्बो कहती है कि वो आ गए हैं। इसके बाद यहाँ 6 बड़े सर वाले म्यूजिशियंस आ जाते हैं। ये लोग भूत हैं जो उन फोटोज़ में से निकले हैं और जब भी कोई बेसुरा म्यूज़िक बजाता है तो ये लोग उन्हें मारने के लिए आ जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। तो दोस्तों ये एपिसोड काफ़ी बढ़िया था, इसमें म्यूज़िक वाले भूतों की एंट्री हो गई है। अब ओकारुन इन्हें कैसे हराएगा जानने के लिए अगला एपिसोड ज़रूर देखें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मिलते हैं आपसे बहुत ही जल्द अगले वीडियो में। Pixels like the way